हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हमने सेक्शन नंबर 15 के ऊपर लास्ट वीडियो में कंसेप्ट कवर किया था कि सैलरी जो है वो ड्यू होती है अगर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ पे तो कितनी टैक्सेबल होगी, और अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ पे तो कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। ये हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उसके बाद फिर हम अपने अलाउंसेस और परक्विजिट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है, इससे सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर सैलरी लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर ड्यू होती है तो कितनी टैक्सेबल होगी, अगर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ टैक्सेबल ड्यू होती है तो कितनी टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो अभी हम ये कंसेप्ट देखने वाले हैं और आई होप जो सेक्शन 15 में अभी तक करवाया वो आपको रिवाइज होगा अच्छे से। ठीक है, सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, इस कंसेप्ट के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड की और उन्होंने ज्वाइन की थी एबीसी लिमिटेड को 1/4/2017 को। उनकी जो सैलरी थी जो स्टार्टिंग में वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ थी, और ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 उनकी जो सैलरी थी वो इंक्रीज कर दी गई थी 22,000 रुपीज़ पर मंथ पे। हमें कैलकुलेट करनी है सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920 के लिए और 2021 के लिए। अगर सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ को और अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ को तो कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं अब। अगर सैलरी टैक्सेबल होती है, ओ सॉरी, सैलरी ड्यू होती है ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तो कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, हम ये निकालने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया हुआ है कि 1/4/2017 को उन्होंने ज्वाइन किया, 20,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी थी। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए उनकी सैलरी 22,000 रुपीज़ पर मंथ है। सैलरी हमें निकाल के बताओ कितनी टैक्सेबल होगी अगर सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ और सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। तो हमें यही कैलकुलेट करना है। देखिए अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर प्रीवियस ईयर 1920 के लिए कितनी टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये अगर आपका क्वेश्चन में ये दिया हो ना कि सैलरी जो है वो ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तो होता है नॉर्मल केस, जैसे चलती है वैसे ही। जैसे कि अप्रैल महीने में जो कमाई वो अप्रैल महीने के लास्ट में मतलब 30 अप्रैल को आपको उसकी ड्यू हो जाएगी। तो जिस महीने आपने अर्न किया उस महीने के लास्ट तारीख को आपकी ड्यू हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ये होता है बिल्कुल नॉर्मल केस। तो इस केस में जो सैलरी टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर 1920 में उनकी होगी 20,000 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि 1920 में 20,000 रुपीज़ थी। अगर क्वेश्चन में ये दिया ना सिंपल बस कि सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तो वो नॉर्मल केस है, कुछ भी नहीं करना। 20,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हैं तो 12 मंथ्स की हम निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे इस साल की जो सैलरी प्रीवियस ईयर 1920 में टैक्सेबल होगी वो होगी 2,40,000 रुपीज़। और अगर हम निकालते हैं फॉर प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए उनकी सैलरी कितनी थी। देखिए प्रीवियस ईयर 2021 के लिए उनकी सैलरी 22,000 रुपीज़ पर मंथ थी। तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए आएगी 22,000 रुपीज़ इंटू 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,000 इंटू में 2,64,000। तो ये हमारे पास आएगा 2,64,000। तो अगर हमारी सैलरी जो है वो ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ को तो 1920 में टैक्सेबल होगी 240 और 2021 में टैक्सेबल होगी 2,64,000। ये बिल्कुल नॉर्मल केस है जैसा अभी तक आप देख रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट केस है वो ये है कि सैलरी अगर ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में तो कैसे करना है। ये हमारे पास बी पॉइंट, सैलरी टैक्सेबल इफ ड्यू ऑन लास्ट डे, सॉरी लास्ट डे नहीं फर्स्ट डे, ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ तो मैं अभी इसमें कंसेप्ट क्या है पहले बेसिक कंसेप्ट वो कवर करते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा एक प्रीवियस ईयर है, ये हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये हमारे पास हमने एक पूरा प्रीवियस ईयर लिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमने क्या लिखा कि सैलरी जो है वो ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब जो अप्रैल महीने की जो हमने सैलरी अर्न की, मतलब सैलरी पूरा अप्रैल महीने जो काम किया अप्रैल महीने की सैलरी फर्स्ट ऑफ मार्च को ड्यू होती है, फर्स्ट ऑफ मार्च को। ठीक है, इसकी सैलरी ड्यू होगी मार्च मई के पहले महीने में।
सॉरी, अप्रैल के बाद मई, हमारी सैलरी अगर अप्रैल में हमने कुछ काम किया तो उसकी सैलरी ड्यू होगी मई की 1 तारीख को। ठीक है, इसी तरीके से अगर मई में काम किया तो वो होगी जून की 1 जून, 1 जून को ड्यू हो जाएगी। जो हमने काम किया जिस महीने, उस महीने की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है। तो जून की जुलाई में, जुलाई अगस्त में, अगस्त की सितंबर, सितंबर की अक्टूबर, अक्टूबर की नवंबर की 1 तारीख को, फिर नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की जनवरी, जनवरी की फरवरी और फरवरी की मार्च की 1 तारीख को ड्यू हो रही है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये जो ये साल ये चल रहा है आपका, ये यहाँ तक फरवरी तक, मई से लेके फरवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी सैलरी है उतनी टैक्सेबल हो जाएगी। मेन जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ है, अप्रैल और मार्च में। अब देखिए, जो लास्ट ईयर जो जो लास्ट ईयर जो मार्च रहा होगा उसकी सैलरी ड्यू होगी इस 1 अप्रैल को। लास्ट ईयर के मार्च की सैलरी ड्यू हो रही है इस साल के अप्रैल में, 1 अप्रैल को। तो सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो एक बात बताओ, क्या मार्च में ड्यू और रिसीव कुछ हो रहा है? नहीं, क्योंकि मार्च की सैलरी ड्यू हो रही है अप्रैल में, और रिसीव कब होगी? जब सैलरी ड्यू हो जाती है उसके बाद ही रिसीव होती है, जब तक एडवांस का केस ना हो। जब तक एडवांस का केस ना हो सैलरी हमेशा ड्यू के बाद ही रिसीव होती है। तो अप्रैल में सैलरी ड्यू हुई तो इसका मतलब रिसीव भी अप्रैल के बाद ही हुई होगी। तो जो ये मार्च महीने की सैलरी है ना, ये इस साल अप्रैल में टैक्सेबल होगी। और जो इस साल की मार्च महीने की सैलरी है ये वाली, ये ना तो इस साल ड्यू हो रही ना रिसीव हो रही, तो ये अगले साल के अप्रैल में टैक्सेबल हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक एक महीने की सैलरी को आगे कर देना है मार्च की, बस। देखिए, जो ये अप्रैल महीने की सैलरी थी पिछले साल की, ये इस साल के मार्च में टैक्सेबल कर दीजिए, और जो इस साल के मार्च महीने की सैलरी है वो अगले साल के अप्रैल में टैक्सेबल कर दीजिएगा। बस इतना केस है इसमें, कि अगर सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है तो, क्योंकि यहाँ पे ड्यू हुई नहीं, सॉरी यहाँ पे मार्च में ड्यू हुई नहीं, अप्रैल में ड्यू हुई, तो ड्यू और रिसीव विच एवर रिलेट, ड्यू यहाँ पे हुई तो रिसीव इसके बाद ही हुई होगी कहीं। तो यहाँ पे ना तो ड्यू हो रहा है ना रिसीव हो रहा है, तो इसलिए यहीं पे टैक्सेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू और रिसीव हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इस साल के मार्च के एंड में देखें तो यहाँ पे ड्यू नहीं हो रही और ना ही यहाँ पे रिसीव हो रही, जब तक एडवांस का केस ना हो। तो ये अगले साल के अप्रैल में ड्यू होगी और उसके बाद ही रिसीव होगी, तो ये अप्रैल में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, इधर से पिछले साल की सैलरी इस साल में डाल देना मार्च महीने की, और यहाँ की जो मार्च महीने की सैलरी है वो अगले महीने अगले साल के अप्रैल में डाल देना, बस इतना करना है आपको। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उसकी 2020 की सैलरी 22,000 रुपये पर मंथ है, और हमें निकालनी है 1920 और 2021 दोनों के लिए, और 1920 में 20,000 थी। अब देखिए, अगर हम इसे कैलकुलेट करें, अगर हम इसे कैलकुलेट करें फॉर प्रीवियस ईयर 1920, अगर हम प्रीवियस ईयर 1920 के लिए कैलकुलेट करें, तो मैं पहले की टाइम लाइन बना लेता हूँ पूरी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और अगर आपकी सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू हो रही है ना, तो आप एक काम कर लीजिए, बस यहाँ पे ये मार्च और बना लीजिए एक पिछले साल का, और अगले साल की एक अप्रैल और बना लीजिए, बस दोनों साइड इतना लिख दीजिए, एक अप्रैल और यहाँ पे एक मार्च, बस इतना लिख दीजिए। अब देखिए, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए अप्रैल महीने की सैलरी जो है वो ड्यू हो रही है मई की 1 तारीख को, तो अप्रैल की सैलरी मई में मिलेगी, क्योंकि यहीं पे ड्यू हो रही है और यहीं पे रिसीव हो रही होगी। सिमिलरली मई की जून में, जून की जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर, नवंबर की दिसंबर, दिसंबर की जनवरी, जनवरी की फरवरी और फरवरी की मार्च में। और जो इस साल की जो मार्च की है ना वो अगले साल अप्रैल में मिल रही होगी, और जो पिछले साल की मार्च की है ये इस साल के अप्रैल में मिल रही होगी। ठीक है, तो इस साल टैक्सेबल कितनी होगी प्रीवियस ईयर 1920 में? देखो, एक तो टैक्सेबल हो जाएगी आपकी प्रीवियस ईयर 1819 के जो मार्च महीने की सैलरी थी, प्रीवियस ईयर मार्च महीने की जो सैलरी थी वो 20,000 थी, वो टैक्सेबल होगी। और दूसरी, प्रीवियस ईयर 1920 की जो है वो टैक्सेबल होगी अप्रैल से लेके फरवरी तक। ठीक है, क्योंकि ये
अप्रैल की सैलरी मिलेगी मई में, जून में, जुलाई से ऐसे आगे चलते जाएंगे एक महीना। और जो जो लास्ट के जो मार्च महीने की सैलरी है वो अगले साल अप्रैल में जाएगी। ठीक है। पिछले साल से एक महीने की सैलरी इस साल उठा ली, और इस साल की एक महीने की सैलरी अगले साल में ले गए, क्योंकि वो ड्यू हो रही है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की फर्स्ट डे को ड्यू हो रही है, तो इसलिए जब साल कंप्लीट होगा ना तो एक एक महीने की दिक्कत आएगी। पिछले साल की एक महीना इस साल में ले लेंगे और इस साल का एक महीना अगले साल में डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब भी हमने फरवरी तक की सैलरी ले ली, क्योंकि ये मार्च महीने की सैलरी अगले साल में लेंगे और पिछले साल की मार्च इस साल में लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे टैक्सेबल कितनी करेंगे, 20,000 रुपीज़ पर मंथ ही थी, 20,000 इंटू में 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,20,000। तो जो टोटल सैलरी इस साल आएगी वो आ जाएगी 2,40,000। इतनी टैक्सेबल होगी अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में। अब देखिए, फॉर प्रीवियस ईयर 2021, अगर 2021 की बात करें, अगर मैं 2021 का एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं तो देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है। बस यहीं पे एक और काम कर दीजिए, इस साइड एक मार्च डाल दीजिए, इस साल एक मार्च डाल दीजिए, और यहाँ पे आप एक अप्रैल डाल दीजिए। ठीक है। सेम वही कंसेप्ट, अप्रैल की मई में, मई के फिर जून में, जून के जुलाई में, ऐसे करते करते इस साल की मार्च अगले साल के अप्रैल में जाएगी, और पिछले साल का जो मार्च है वो इस साल के अप्रैल में आ रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा था, प्रीवियस ईयर 2021 की सैलरी 22,000 है इस बार। तो पहली जो सैलरी टैक्सेबल होगी वो तो होगी प्रीवियस ईयर 1920 की मार्च महीने की, प्रीवियस ईयर 1920 की मार्च महीने की। ये देखिए, ये मार्च महीने की सैलरी अगले साल के अप्रैल में जा रही है, और अगले साल का अप्रैल ये है, ये वाला अप्रैल ये है, ये वाला ये। तो ये सैलरी आएगी इसमें प्रीवियस ईयर 1920 में एक महीने की, जो कि थी 20,000 रुपये। और सेकंड, प्रीवियस ईयर 2021 की जो सैलरी थी वो टैक्सेबल होगी अप्रैल से लेके फरवरी तक, क्योंकि मार्च महीने की सैलरी अगले साल में चली जाएगी। ठीक है। अप्रैल से लेके फरवरी तक टैक्सेबल होगी। कितनी टैक्सेबल होगी, 22,000 रुपीज़ इंटू में 11। तो हम 22,000 रुपीज़ इंटू में 11 करें तो हमारे पास आएगा 2,42,000। तो 2,42,000। तो जो टोटल सैलरी आएगी, जो टोटल सैलरी आएगी वो 2,62,000 रुपीज़ आएगी। ठीक है। अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में। आपको क्वेश्चन में बस इतना दियो ना, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, बस कुछ मत करना, टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे एक मार्च महीना डाल देना और यहाँ पे एक अप्रैल महीना डाल देना। ठीक है। पिछले साल की जो मार्च की है ना वो इस साल में लगा देना, और इस साल की जो मार्च की है वो अगले साल, मतलब एक महीने की सैलरी आगे करनी है। एक महीने की सैलरी यहाँ कर देना, और यहाँ की एक महीने की सैलरी, वो भी स्टार्टिंग के महीने और एंड के महीने की होगी। स्टार्टिंग के महीने और एंड के महीने, स्टार्टिंग के महीने में जुड़ जाएगी, एंड के महीने में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि अगले साल में जाएगी। ठीक है। यहाँ पे होएगी प्लस, यहाँ पे होएगी आखिरी महीने की माइनस, बस इतना देख लेना। ठीक है। ये जुड़ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ की जो सैलरी मार्च महीने की बनती है वो अगले साल में टैक्सेबल होगी, तो इस साल टैक्सेबल नहीं होगी, तो मैंने माइनस दे दिया इसको। ठीक है। टोटल 12 महीने में से आप एक महीना ये घटा दोगे, और एक महीना पिछले साल वाला, बनेंगे टोटल 12 महीने ही, टोटल 12 महीनों की ही सैलरी टैक्सेबल होगी, बस एक महीना आगे हो जाएगा, बस इतना देख लेना। ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, सैलरी टैक्सेबल और सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट डे ऑफ द मंथ और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अलाउंसेस का पोर्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अलाउंसेस और परक्विजिट से क्वेश्चन ना आते हो। ठीक है। और अगर किसी को नोट्स बनाने हैं अलाउंसेस और परक्विजिट्स के तो वो बना सकते हैं साथ के साथ। अब देखिए, आप हमारे पास अलाउंसेस में, ये देखिए हमारे पास अलाउंसेस में अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अलाउंसेस में हमारे पास 3 तरह के अलाउंसेस आपको मिलेंगे। हमारे पास एक अलाउंस होगा
जो कि होगा फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। उसके बाद हमारे पास जो होगा सेकंड, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, एक तो हमारे पास होगा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एक होगा एग्जेम्प्ट अप टू अ लिमिट। ठीक है, अलाउंसेस में एक तो होंगे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, एक होंगे एग्जेम्प्ट होंगे कुछ लिमिट तक, ठीक है, और एक होंगे हमारे पास फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, अब पहली बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अलाउंसेस होते क्या हैं। देखिए, अगर एम्प्लॉयर आपको किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए कोई पैसा दे तो वो अलाउंसेस है। जैसे कि आपको पैसे दिए गए कि आपको 1000 रुपये दिए गए कि ये दूसरे सिटी में जाओ और ये फाइल किसी क्लाइंट को दे के आओ, तो ये जो 1000 रुपये दिए गए ये अलाउंस है। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अलाउंस का मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी पेमेंट विच इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बट द एंड यूज ऑफ सच मनी इज इररेलेवेंट। मतलब आपको 1000 रुपये दिए गए कि जाओ ये फाइल आप किसी क्लाइंट को दूसरी सिटी में दे के आओ, और मान के चलो वो 1000 रुपये आपको किराया दिया गया था, आपको बस का, ट्रेन का, जिसका भी आपको किराया दिया गया था। पर मान के चलो आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल है, आपके पास पर्सनल व्हीकल है, आप अपने पर्सनल व्हीकल से गए और वो 1000 रुपये आपने बचा लिए, तो भी वो अलाउंसेस है। अलाउंसेस का मतलब है कि आपको पैसा मिला किसी स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक काम था क्लाइंट को फाइल दे के आना, उस काम को पूरा करने के लिए पैसा मिला, पर उस पैसे का एंड यूज क्या हुआ वो इररेलेवेंट है। आपने उस पैसे का एंड यूज क्या किया, अपनी जेब में रख लिए, क्योंकि आपके पास अपनी पर्सनल बाइक थी और आप उससे क्लाइंट को वो फाइल दे के आ गए। ठीक है, तो अलाउंसेस का मतलब कोई भी पैसा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, किसी स्पेसिफिक काम के लिए दे, एम्प्लॉय वो पैसा उस स्पेसिफिक काम में लगाए या ना लगाए वो एम्प्लॉय की मर्जी है, तो वो अलाउंसेस है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीजें हैं, हम अभी करेंगे, हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस को अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की कोई लिमिट नहीं है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कितने भी हो सकते हैं, कोई मॉनेटरी कोई लिमिट ही नहीं है इनके नाम की। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, अलाउंसेस को। तो उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्प्ट अप टू अ लिमिट, ऐसे अलाउंसेस जो कुछ लिमिट तक एग्जाम्प्ट है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यही एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऐसे अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जाम्प्ट हैं। ठीक है, अभी इसको, इन दोनों को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पर इसको याद करने का कोई ऐसा मतलब कह सकते हैं ना, कोई कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसी को याद करना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ पे कवर होगी ना, सिर्फ उनके आपको नाम याद करने हैं। यहाँ पे जो कवर है उसके अलावा जो बच गया वो सब यहीं आएगा, वो सब फुली टैक्सेबल में आएगा। ठीक है, और फुली टैक्सेबल जनरली आपको क्वेश्चन में कुछ भी नाम दे दिया जाए, अगर वो आपने पढ़े होंगे ना, अगर आपको लगता है कि आपने वो नाम देखा हुआ है और वो इन दोनों में कहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाना। आपने क्वेश्चन में कोई ऐसा अलाउंस देखा जिसका नाम आपने आज तक कभी नहीं सुना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना देख लेना। फुली टैक्सेबल मतलब है कि बचे हुए जितने भी अलाउंस है ना वो यहाँ आ जाएंगे, जो यहाँ नहीं आ रहा वो यहाँ आ जाएगा। बस हम पहले स्टार्ट करेंगे एग्जाम्प्ट अप टू अ लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही क्वेश्चन, ये मतलब इन्हीं अलाउंसेस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और फुल एग्जाम्प्टेड अलाउंस के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करेंगे जो ऐसे अलाउंस जो एग्जाम्प्ट है सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, हम यहाँ पे नोट्स बनाते चलेंगे और उसको रफ में सोल्व करते चलेंगे, मतलब कैसे उसका क्या है, कैसे उसके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बुक से रीड करवा देता हूँ कैसे अलाउंसेस दिए हुए हैं। ये देखिए, देखिए बुक में अलाउंसेस दिए हुए हैं। अलाउंसेस को इन्होंने 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको। हाँ, अब देखिए इन्होंने अलाउंसेस को 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया है। टैक्सेबल अलाउंस, अलाउंसेस जो कि एग्जेम्प्ट है कुछ लिमिट तक, और फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, और अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट है एक स्पेसिफाई लिमिट तक, ये क्वेश्चन में आते हैं, ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। तो पहले बुक ने दिए हुए हैं हमारे पास टैक्सेबल अलाउंसेस, इनको हम बाद में करेंगे, इनको बाद में करेंगे। हम पहले जो स्टार्ट करने वाले वो है अलाउंसेस जो कि एग्जेम्प्ट है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। ऐसे अलाउंसेस जो एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट है। उसमें हमारे पास फर्स्ट अलाउंस आता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्वेश्चन में आपको पहले मैं बुक में से पढ़वा देता हूँ आपको, फिर इसके ऊपर अच्छे से सोल्व करेंगे इसको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। An allowance is granted to an assessee by his employer to meet expenditure incurred on payment of rent in respect of residential accommodation occupied by him is exempt from tax to a certain extent. Okay, देखिए इसने क्या कहा है कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दे दिए, आप अपने मकान का किराया दे सकते हो। ठीक है, आप किराए के मकान में रह रहे हो और आपको आपके एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दिए कि आप जो है किराया दो, तो उस किराए के लिए आपको मतलब अलाउंसेस दे दिए, तो उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस जो वो एग्जेम्प्ट होते हैं जो इनमें से छोटा होगा। तो हाउस रेंट अलाउंस जो एक्चुअली रिसीव किया, जो इनमें से सबसे छोटा होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टोटल में से। अभी क्या चीज़ है वो देखेंगे, मैं आपको इसे नोट्स के फॉर्म में बनवा लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। एक वेट अ सेकंड, देखिए एग्जेम्प्ट, हाँ अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट है एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, इस पे हमारे पास फर्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस इसे हम बोलते हैं HRA। ठीक है, हम इसे सेपरेट शीट पे कवर करेंगे। हमारे पास आएगा हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। अगर कोई सेक्शन नंबर लर्न करना चाहे तो कर सकता है, ये हमें दिया हुआ सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 13A। रेड विद रूल नंबर 2A। अगर कोई इसे सेक्शन नंबर को याद करना चाहे तो वो कर सकता है, बाकी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये सेक्शन नंबर तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलाउंस है। आपको इतनी बार इसके क्वेश्चन मिलेंगे बुक में कि आप इसका सेक्शन नंबर बार बार अगर मेंशन भी करेंगे क्वेश्चन में तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, तो हमारी जो अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस वो कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा। अब देखिए, आप पहले लिखेंगे टोटल अलाउंस रिसीव्ड, टोटल अलाउंस रिसीव्ड। तो हमारे पास जो टोटल अलाउंस रिसीव, क्वेश्चन बताएगा हमें इतना अलाउंस मिला है, उसमें से लेस कर देंगे हम लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इनमें से जो छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। सेकंड हमारे पास आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इनमें से जो भी इन 3 पॉइंट है, इन तीनों में से जो भी छोटा अमाउंट आएगा ना वो इस अलाउंस रिसीव में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में 40% और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये जो आएगा ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट, इतना मिला था इतना एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचा हुआ हो जाएगा टैक्सेबल, टैक्सेबल HRA। अब जहाँ यहाँ पे जो ये 40% और 50% लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अब देखिए, इफ एम्प्लॉय इज रिजाइडिंग इन द सिटी, अगर जो मकान लिया हुआ है जिसका वो किराया दे रहा है एम्प्लॉय, अगर वो इन सिटीज़ में है, सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, अगर एम्प्लॉय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन 4 सिटीज़ में रहता है तो उसके लिए 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो उसके लिए हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी।
ओके, if employee is residing in any other location, अगर किसी और लोकेशन पे एम्प्लॉय रह रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा कहीं और रह रहा है, मतलब कहीं और किराया दे रहा है, तो वो हो जाएगा आपका 40% ऑफ सैलरी। एक्चुअली इन एरियाज में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे रेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा डिडक्शन देने की कोशिश की गई, तो 50% ऑफ सैलरी। और अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा किसी और सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे इन सिटीज़ के कंपैरिजन में कम रेंट होता है, तो वहाँ पे आपको दिया गया 40% ऑफ सैलरी का बेनिफिट। ठीक है, आप इसे एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अगर कोई नोट करना चाहे तो। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम पूरा हमारा एचआरए कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर इसमें मैं एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब। देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, हमारे कोई पूरी इसमें सैलरी चैप्टर में जरूरी नहीं जो सैलरी मतलब बेसिक सैलरी है, जो 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीना ले रहा है, सिर्फ वही सैलरी है, ऐसा नहीं होता। सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे सैलरी में हमें बेसिक मिलता है, डीए मिलता है, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो सैलरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये सैलरी कौन सी है, क्या क्या आएगा इसमें, तो वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सैलरी का मतलब है, सैलरी इंक्लूड्स, जो सैलरी के अंदर क्या आने वाला है, आप लिखेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए आपने सुना, डियरनेस अलाउंस, डीए फॉर्मिंग पार्ट, डीए फॉर्मिंग पार्ट। देखिए, हमारे पास डीए दो तरीके के होते हैं। डीए पहले मैं आपको बताता हूँ डीए क्या है। डीए मतलब महंगाई भत्ता। अगर एम्प्लॉयर आपको डीए देता है ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके, मान के चलो आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी नहीं बढ़ाना चाहता, तो आपको उस जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आपको डीए देते हैं। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। महंगाई से कहते हैं, महंगाई का इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए, इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए आपको डीए दिए जाते हैं। ठीक है, डीए फॉर्मिंग पार्ट। फॉर्मिंग पार्ट का मतलब देखो, दो डीए, एक तो होता है डीए फुल, जो डीए दिया जा रहा है, मान के चलो आपको 10,000 रुपीज़ डीए दिया जा रहा है, तो वो तो हो गया डीए। उस 10,000 में से मान के चलो 2,000 या 3,000 कितना भी अमाउंट आपके रिटायरमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आपके रिटायरमेंट के लिए कुछ पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट, या फिर इसे बोलते हैं डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, क्वेश्चन में ये बात लिखी होगी कि ये डीए फॉर्मिंग पार्ट है या डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको देखना है डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, ये चीजें आपको देखनी है। ये तीन चीजें सैलरी में आएंगी। सैलरी के अंदर ये तीन चीजें आएगी, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। ये तीन चीजें हमारी सैलरी में आएंगी। इनके अलावा एचआरए कंप्यूट करने के लिए सैलरी में कुछ और मत ले लेना। क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें दी होंगी, सैलरी है, डीए है, कमीशन है, अदर अलाउंसेस है, अदर परक्विजिट्स है, सब कुछ दिया हुआ, पर लेकिन सैलरी में सिर्फ ये तीन चीजें ही आपको लेनी है। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एचआरए बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन में मिलेगा आपको एचआरए। 90% चांस होता है कि एचआरए आपको क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एचआरए के ऊपर पहले, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए ऑफ मिस्टर राम हु रिजाइडेड कानपुर। अब ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉय रहता है कानपुर में, एम्प्लॉय रहता है कानपुर में, और आपको निकालना है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, कितना एचआरए एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन तीन केसेस में। उसकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपीज़ पर मंथ है, पहले केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में 12,000 है, केस नंबर 3 में 6,000 है। ओके, उसको एचआरए पर मंथ कितना मिल रहा है, 2,100 रुपये, 600 रुपये और 1,050 रुपये। ठीक है, और वो रेंट कितना पे कर रहा है पर मंथ, 1,500 रुपये, 1,920 रुपये और 750 रुपये।
तो आपको निकालना है इन तीनों केसेस में, अलग अलग केसेस में एचआरए कितना एग्जेम्प्ट होगा। देखो क्वेश्चन ने ये नहीं मांगा कि टैक्सेबल कितना होगा, क्वेश्चन ने पूछा एग्जेम्प्ट कितना होगा, ये बता दो। ठीक है, हम सोल्व करते हैं इसे। अब देखिए, अगर हम बात करें हमारे केस नंबर 1 की, हम बात कर रहे हैं हमारे केस नंबर 1 की। केस नंबर 1, हमारे पास केस नंबर 1 में दिया हुआ है कि उनकी जो सैलरी है वो है 18,000 पर मंथ। अच्छा, एचआरए कितना मिल रहा है? एचआरए रिसीव्ड, जो एचआरए रिसीव्ड है वो है 2100 रुपये पर मंथ। और तीसरा हमारे पास में है रेंट, रेंट पेड। रेंट पेड कितना है? 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है, हमें इसे सोल्व करना है, हमें निकालना है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा एचआरए का। तो हमारे पास एचआरए की 3 लिमिट हैं, उन तीनों में से जो भी छोटा होता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है। पहला हमारे पास में है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है, इन तीनों में से जो भी छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड हमारे पास में है 40% और 50% ऑफ सैलरी। ये हमारे पास में 3 लिमिट है। ठीक है, हमारे केस में अब देखिए, फर्स्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। आपको एक्चुअल में पहले देखिए एचआरए मिला कितना है। आपको एचआरए मिल रहा है 2100 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने के हिसाब से ये हो गया आपका 24,000, 25,200। तो ये हो गया आपका, देखिए 2100 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने के लिए जब हम निकालेंगे तो निकलेगा 25,200। ठीक है, 25,200 रुपये का आपका हो गया एचआरए जो रिसीव हुआ है। उसके बाद सेकंड आपका आएगा रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन में हमें सैलरी डायरेक्टली निकाल के दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया इसमें बेसिक कितना है, डीए फॉर्मिंग पार्ट, डीए फॉर्मिंग पार्ट कितना है, और इसमें परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर कितना है। परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर का मतलब है कि कुछ ऐसा टर्नओवर जो इम्प्लॉई की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को मिला और उसका कुछ परसेंटेज इम्प्लॉई को एज अ कमीशन दिया जा रहा है। ठीक है, मान के चलो इम्प्लॉई की वजह से 10 लाख रुपए की सेल हुई और कंपनी ने कहा 10 लाख में से हम आपको 1 लाख रुपए कमीशन देंगे, तो वो 1 लाख रुपए कमीशन और वो परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड कितना किया है? क्वेश्चन में दिया रेंट पेड उसने किया है 1500 रुपये पर मंथ। ये देखिए 1500 रुपये पर मंथ, और 12 महीने के हिसाब से हम निकालें तो ये बनता है 18,000 रुपये। तो रेंट पेड है 18,000 रुपीज़, इसमें से माइनस करेंगे हम 10% ऑफ सैलरी। उसे सैलरी कितनी मिल रही है? 18,000 रुपये पर मंथ। तो 18,000 रुपये पर मंथ इंटू में 12, और इसका 10% निकालेंगे तो हम निकलेगा 21,600 रुपये। तो 21,600 रुपये। अब देखिए उसने रेंट कितना पे किया था? 1500 रुपये पर मंथ, 12 महीनों के हिसाब से 18,000 रुपये, और 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी हमारे पास आएगी 18,000 इंटू 12, और इसका 10% 21,600। अब देखिए ये वैल्यू तो नेगेटिव में जा रही है ना, 18,000 माइनस 21,600, ये वैल्यू नेगेटिव जा रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वैल्यू नेगेटिव है, तो वो जीरो हो जाएगी। इसे नेगेटिव मत लिख देना, यहाँ पे नेगेटिव मत लिख देना। अगर वैल्यू कभी भी नेगेटिव में जा रही है ना, यहाँ पे इनकम टैक्स में यहाँ पे नेगेटिव में जा रही है तो वो जीरो हो जाती है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास में आएगा 40% या 50% ऑफ सैलरी। अब देखिए अगर एम्प्लॉई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में रहता है तो 50% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉय इन सिटीज़ के अलावा कहीं और रहता है तो 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, हमारे केस में जो एम्प्लॉय है वो रहते हैं कानपुर में। हमारे केस में एम्प्लॉय जो होते हैं कानपुर में, तो ना तो दिल्ली है, ना मुंबई है, ना कोलकाता है, ना चेन्नई है, तो इसका मतलब 40% ऑफ सैलरी लिखेंगे हम यहाँ। तो 40% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे आएगा 40% ऑफ सैलरी आपका कितना है? 18,000 पर मंथ।
तो 18,000 पर मंथ इंटू 12, 2,16,000। तो 2,16,000 का 40% का हम निकालते हैं अगर 40%, तो ये निकलेगा 86,400। तो ये निकला 86,400। अब हमें निकालना है इनमें से एग्जेम्प्ट। तो इनमें से लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्ट। अब इनमें से जो सबसे छोटा वो एग्जेम्प्ट है, 25,200, 0 और 86,400। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? इन तीनों में सबसे छोटा 0 है। तो पहले केस में आपको केस 1 में जो एग्जामेशन मिलेगी वो 0 की मिलेगी। इसका मतलब पहले केस में HRA 0 एग्जाम्प्ट होगा, मतलब कुछ भी एग्जाम नहीं होगा। पूरा के पूरा आपको जितना भी मिला है ना 25,200 रुपये, ये 100% पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान के चलो इसमें से 1,000, मान के चलो 1,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाते, इसमें से सबसे जो छोटा है वो 1,000 रुपये आ जाता। मान के चलो, एक बार मान के चलो, ये 0 के बजाय 1,000 रुपये आ जाता। तो 25,200 मिला है, 1,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाता, तो फिर उसके बाद 24,200 रुपये सैलरी में जुड़ता और वो टैक्सेबल होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास केस नंबर 1, जिसमें कुछ भी एग्जाम नहीं हुआ, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो केस नंबर 2 में हमारे पास सैलरी कितनी मिल रही है? 12,000 पर मंथ। सैलरी जो है 12,000 पर मंथ। और HRA कितना मिल रहा है? HRA मिल रहा है 600 रुपये पर मंथ। और रेंट कितना पे किया है? रेंट कितना पे किया है? 1,920 रुपये पर मंथ। 1,920 रुपये पर मंथ। अब अगर कोई चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर सिर्फ देखते रहोगे, सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये कंसेप्ट थोड़े टाइम तो दिमाग में रहेंगे, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो कोशिश करो कि वीडियो पॉज करके साथ के साथ आप इसे सोल्व करने की कोशिश करो। तो पहला हमारे पास आएगा एक्चुअल HRA रिसीव। कितना HRA रिसीव हुआ? 600 रुपये पर मंथ। 600 रुपये पर मंथ कितना? 5,000। 600 रुपये पर मंथ इंटू में 12, 7,200। सॉरी 7,200, 12, हाँ 7,200। उसके बाद हमारे पास जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया उसने? रेंट पे किया 1,920 रुपये पर मंथ। अगर हम बात करें 1,920 रुपये पर मंथ, 1,920 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने के हिसाब से निकलेगा 23,040 रुपीज़। तो ये आ जाएगा 23,040 रुपीज़ माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसकी सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये पर मंथ। 12,000 रुपये पर मंथ। तो 12,000 पर मंथ इंटू 12, 1,44,000। अब इस 1,44,000 का हम निकालेंगे 10%, 14,400। तो यहाँ पे आ जाएगा 14,400। तो जब हम 23,040 में से 14,400 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8640। तो 8640। थर्ड केस है हमारे पास 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो 40% या 50% ऑफ सैलरी, सिंस एम्प्लॉय जो है वो कानपुर में रहते हैं तो यहीं पे फिर 40% ऑफ सैलरी आएगा। तो सैलरी 12,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 12 मंथ्स के हिसाब से निकलेगा 1,44,000। तो 1,44,000 और इसका निकलेगा 40%। तो इसका निकलेगा 40%। तो 40% में आएगा 57,600। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्ट। अब जो इनमें से सबसे छोटा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 7,200, 8640 और 57,600 कौन सा सबसे छोटा है? तो 7,200। तो जो एग्जेम्प्ट होएगा वो होएगा 7,200 रुपीज़। ठीक है, ये था केस नंबर 2। अब हम बात करें केस नंबर 3 की। बस यही 3 चीज़ें हैं इसमें। HRA कितना मिला है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बस आपको सैलरी निकालनी पड़ेगी बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, सैलरी निकालनी पड़ेगी बस। क्वेश्चन में आपको दिया होगा बेसिक इतनी है, DA इतना है, परसेंटेज कमीशन इतना है, अलाउंस इतने हैं, अदर परचेज इतने हैं। बस आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि हमारी सैलरी में क्या क्या आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर केस 3 की। हम अगर बात करें केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 में क्वेश्चन ने बोला है कि आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 6,000 रुपीज़ पर मंथ। और आपको जो HRA मिल रहा है, जो आपको HRA मिल रहा है वो मिल रहा है 1,050 रुपीज़ पर मंथ। 1,050
₹50 पर मंथ। और हमारे पास थर्ड जो दिया हुआ रेंट पेड। ओके, रेंट पेड कितना रेंट पे कर रहे हैं हम? ₹750 पर मंथ, 750 पर मंथ। अब देखिए इनमें से हमें निकालना है कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है। हमें ये नहीं निकालना कितना टैक्सेबल है, क्वेश्चन ने डिमांड किया है एग्जेम्प्ट कितना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA कितना मिला उसे? 1050 पर मंथ इंटू 12। अब देखिए 1050 इंटू 12, तो ये आएगा 12,600। तो ये आ गया 12,600। सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो है रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट हम कितना पे कर रहे हैं? ₹750 पर मंथ। तो ₹750 पर मंथ हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ये बनेगा ₹9,000। तो ये बनेगा ₹9,000 माइनस, उसके बाद हमारे पास आएगा 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी थी? ₹6,000 पर मंथ। तो 6,000 पर मंथ इंटू 12 और इसका 10% निकालेंगे तो 7,200। तो ये आएगा 7,200। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसमें से माइनस कर दें 9,000, तो आएगा ₹1,800। ठीक है, एक्चुअल HRA रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और उसके बाद जाएगा 40% और 50% ऑफ सैलरी। 40% और 50% ऑफ, सिंस एम्प्लॉय कानपुर में तो 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो सैलरी इनकी थी ₹6,000 पर मंथ इंटू 12, 72,000। और 72,000 का हम करते हैं अगर 40%, 72,000 का हम अगर करते हैं 40%, तो ये निकलेगा 28,800, 28,800। और हम बोल देते हैं इसमें से लीस्ट ऑफ द अबव, लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्ट। इनमें से जो ऊपर वाला जो छोटा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन सा छोटा है? 12,600, 1,800 और 28,800। तो ₹1,800 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, HRA के ऊपर ही है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, हम देखिए मिस्टर प्रसंग इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी एट 70,000 रुपीज पर मंथ। महीने के 70,000 रुपीज वो ले रहे हैं। 6,000 पर मंथ एज डियरनेस पे एंड 10,000 पर मंथ एज कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, ही रिसीव्ड, उनको 6,000 पर मंथ का डियरनेस पे मिल रहा है। मैं अभी आपको डिफरेंस समझाऊंगा, डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, एंड 10,000 रुपीज पर मंथ एज कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 10,000 रुपये महीने का कमीशन लिया। ही रिसीव्ड 2,000 रुपीज पर मंथ एज HRA, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से HRA मिल रहा है, और उसको 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट दे रहे हैं। कंप्यूट करो हाउस रेंट अलाउंस, जो कि एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। इसने पूछा है हमसे एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल नहीं मांगा, एग्जेम्प्ट मांगा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी बुक का था इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो मैं लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम कर रहे हैं। ओके, जो पॉइंट्स जो क्वेश्चन ने हमें दिए पहले वो लिख लेते हैं हम। बेसिक सैलरी है 70,000 रुपीज पर मंथ। बेसिक जो दिए वो दिए 70,000 पर मंथ। उसके बाद हमें दिया डियरनेस पे हमें दिया हुआ है 6,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है कमीशन 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि, और उन्होंने HRA मिला है उसे, HRA मिला है 2,000 रुपीज पर मंथ, एंड उन्होंने रेंट पे किया है, और उन्होंने रेंट पे किया है, कितना पे किया है? 10,000 कमीशन मिला है, रिसीव 2,000 रुपीज, और 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो रेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये एक डिटेल हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है।
अब हमें इसके बेसिस पे निकालना है कि कितना HRA एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे एग्जेम्प्ट कितना है, तो हम पहले निकालेंगे एक्चुअल HRA। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना HRA मिला उसे, 2000 रुपीज़ पर मंथ, तो 12 महीने के हिसाब से आ गए 24,000 रुपये। ठीक है, इतना HRA मिला। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो उसने रेंट कितना पे किया, तो रेंट पे किया है वो 750 रुपीज़ पर मंथ है। सॉरी 750 नहीं, रेंट पे की 2500 रुपीज़ पर मंथ है। तो हम बात करें 2500 इंटू में 12, तो ये बनेगा 30,000। तो रेंट पेड है 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%। हाँ, अब देखिए बताइए सैलरी कितनी निकलेगी। सैलरी के अंदर आता है बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, या फिर मैं इसे अगर लिख दूं, या फिर मैं इसे लिख दूं डीपी फुल। डीए फॉर्मिंग पार्ट, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर फोकस करिएगा, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, डीपी फुल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बेसिक सैलरी आएगी सैलरी में आएगी। डियरनेस पे आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बताओ मेरे को। डियरनेस अलाउंस तो आता अगर वो फॉर्मिंग पार्ट होता, तो क्या डियरनेस पे आएगा। डियरनेस पे कुछ नहीं है, वो बेसिक सैलरी ही होती है, बस इसी का नाम चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया हो डियरनेस अलाउंस तो वो होता है अलाउंस, और अगर क्वेश्चन में दिया डियरनेस पे, वो डियरनेस पे नहीं होता, वो होता है बेसिक पे। तो उसकी सैलरी 76,000 रुपीज पर मंथ है, बेसिक देखी जाए तो। डियरनेस पे फुल आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया डियरनेस पे, तो डियरनेस पे कुछ नहीं होता, वो बेसिक सैलरी ही होती है, डियरनेस पे फुल आएगा, और डियरनेस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट आता है। कमीशन आएगा क्वेश्चन में, वहां पे तो हमने लिखा था कमीशन आएगा, तो क्या ये 10,000 रुपीज पर मंथ कमीशन आएगा, नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा, ये कमीशन है फिक्स्ड कमीशन नहीं आएगा। वहां पे लिखा था अगर कमीशन बेस्ड है टर्नओवर के ऊपर तो ही आएगा, अगर कमीशन फिक्स है, महीने का 10,000 रुपीज मिल रहा है, ये तो फिक्स है, ये नहीं आएगा सैलरी में। अगर ऐसे दिया होता कि एम्प्लॉय ने 10 लाख रुपए की सैलरी की, 10 लाख का 1% उसे कमीशन मिल रहा है, 2% कमीशन मिल रहा है, तो आता सैलरी में। अब उन्होंने सिंस परसेंटेज में नहीं दी, उन्होंने दे दिया कि 10,000 रुपीज पर मंथ का कमीशन दे रहे हैं, वो फिक्स है, वो नहीं आएगा। याद रखिएगा सैलरी में फिक्स कमीशन नहीं आएगा। तो सैलरी में क्या क्या आएगा, एक तो बेसिक सैलरी आएगा, एक डियरनेस पे आएगा, कमीशन आएगा नहीं। ठीक है, कितनी सैलरी निकलेगी, 76,000। तो 76,000 इंटू 12 एंड इसका 10%, ये आता है 91,200। तो अगर हम 30,000 में से माइनस करेंगे 91,200, तो ये हमारे पास आएगी 61,200 नेगेटिव। तो ये आ रहा है नेगेटिव, तो इसे हम बोल देंगे ज़ीरो। अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा हो तो ये ज़ीरो हो जाता है। और थर्ड है हमारे पास, वैसे तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है जीरो छोटा आएगा तो ये एग्जाम्प्ट होने वाला है, फिर भी एक क्वेश्चन में अगर दिया हो तो पूरा सोल्व करना पड़ता है हमें। तो 40% या 50% ऑफ सैलरी, क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं दिया कि वो कहाँ पे है, उन्होंने बस इतना बताया कि वो प्राइवेट कंपनी में, पर उन्होंने कहीं भी ये नहीं दिया कि वो कहाँ पे रह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा कि वो कहाँ पे है, मिस्टर पर्सन प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं ये वो, पर इन्होंने कहीं ये नहीं बताया वो दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहाँ है। तो कुछ ना बताए तो हम मान के चलेंगे वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में नहीं है। हम मान के चलेंगे 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का 40%, और सैलरी में वही आएगा जो हमने ऊपर वाली, जो ये सैलरी ली है ना, यही इसी सैलरी का 40% आएगा। तो 76,000 रुपीज़ थी इंटू 12, इसका 40%, तो 3,64,800, 3,64,800। तो मैं बोल दूँ लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जेम्प्ट। कितनी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 24,000 जीरो और 3,64,800। तो यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट होएगी वो होएगी जीरो। ठीक है, बस मेन बात थी इसमें सैलरी निकालने की। डियरनेस पे बेसिक पे होता है,
डियरनेस पे बेसिक पे होता है, और डियरनेस पे बेसिक होता है। कमीशन फिक्स्ड वाला नहीं आएगा, अगर परसेंटेज ऑन कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया है तो ही आएगा। अगर कमीशन फिक्स दे रखा है 10,000 पर मंथ 12,000 पर मंथ, वो नहीं आएगा। ठीक है, एचआरए कैलकुलेट करते टाइम। बाकी तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एचआरए के ऊपर ही। ये देखिए एक और क्वेश्चन है एचआरए के ऊपर। देखिए एक्स जो है वो एक्स जो है वो एम्प्लॉई है एक्स लिमिटेड के, दिल्ली में, अप टू 30th ऑफ नवंबर 2019। ठीक है, आप इसे कर लीजिए 2020, क्योंकि हम हमारे प्रीवियस ईयर 2021 के लिए निकाल रहे हैं, और मेरे पास अभी 2021 प्रीवियस ईयर 2021 की बुक पड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे 30th ऑफ नवंबर 2020 समझ के चलिएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि एक्स एक एम्प्लॉई हैं एक्स लिमिटेड के, दिल्ली में रह रहे हैं, और 30th ऑफ नवंबर 2020 तक वो दिल्ली में रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स के ऊपर बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ ले रहे थे, डीए ले रहे थे सैलरी का 30%, और उसका 60% जो है वो फॉर्मिंग पार्ट है। 60% जो है फॉर्मिंग पार्ट है। हाउस रेंट अलाउंस जो वो 8,000 रुपीज़ पर मंथ ले रहे थे। रेंट जो पे किया वो उन्होंने 11,600 रुपये पर मंथ का दिया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2020। आप इसे 20 कर लीजिएगा, 1/12/2020। 1 दिसंबर, देखो नवंबर तक तो यहाँ थे, अब 1 दिसंबर से एक्स ने जो है नई कंपनी ज्वाइन की, मतलब एक्स ने नवंबर तक एक्स लिमिटेड के पास काम किया, अब एक्स जो है वाई लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया 1 दिसंबर से, अमृतसर के अंदर, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स इन बेसिस पर। उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 पर मंथ है, डीए 32,000 रुपये, और ये 100% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है। कुछ भी नहीं लिखा कितना परसेंट है पर, लेकिन ब्रैकेट में दे दिया फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, इसका मतलब 100% फॉर्मिंग पार्ट है। हाउस रेंट अलाउंस उसे मिल रहा है नए एम्प्लॉयर से 24,000 पर मंथ, और रेंट जो है वो पे कर रहा है वो है 7,600 पर मंथ। फाइंड करना आपको टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपको निकालना है कितना हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा। एग्जाम्प्ट नहीं मांगा है, टैक्सेबल मांगा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, सैलरी, एचआरए रिसीव, रेंट पेड, और एरिया, जैसे वो था दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अदर। ये हमारे पास एचआरए के लिए चार चीजें हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर इन चारों में कुछ भी चेंज हो जाए तो उस पार्ट के लिए एचआरए अलग से निकलेगा। मान के चलो सैलरी जो है वो 22,000 रुपीज थी साल के पहले 6 महीनों के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए 22,000 थी, उसके बाद सैलरी 24,000 कर दी गई, बाकी के बचे हुए 6 महीनों के लिए। तो जो एचआरए निकलेगा 6 महीनों की अलग कंप्यूटेशन होगी, 6 महीनों की अलग कंप्यूटेशन होगी। सिमिलरली अगर एचआरए रिसीव में कुछ चेंज हो जाता है, मान के चलो 2 महीने एचआरए कुछ और मिला, 3 महीने एचआरए कुछ और रुपए का मिला, फिर 4 महीने कुछ और मिला, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 महीने के लिए अलग से निकालेंगे, 3 महीने के अलग से, 4 महीने का अलग से। रेंट पेड, मान के चलो पहले 2 महीने आपने 1,000 रुपये दिए, फिर अगले 2 महीने फिर 2,000 दिए, अगले 2 महीने फिर 2,500 रुपये दिए। अगर आपने रेंट पेड में कुछ भी चेंज हुआ तो उसके लिए फिर आपका एचआरए, पूरा एचआरए उन महीनों के लिए अलग अलग निकलेगा। पहले महीने अगर मान लो आपने रेंट अलग दिया 1,000 रुपये, दूसरे महीने 2,000 दिया, फिर अगले महीने 5,000 रुपये दिया, तो हर महीने के हिसाब से फिर एचआरए अलग अलग निकलेगा। एरिया, आप 6 महीने दिल्ली में रहे और 6 महीने अमृतसर में रहे, जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो दोनों का 6-6 महीनों के लिए अलग से निकलेगा एचआरए फिर। ठीक है, अगर इन चीज़ों में कुछ भी चेंज हो जाए ना तो फिर उसके लिए अलग से एचआरए निकलता है। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, मान के चलो पहले 4 महीने ये चीज़ें कॉमन थी, तो 4 महीने का एचआरए अलग। अगले मान के चलो आप 8 महीनों में
इनमें से किसी में भी कुछ भी चेंज आया, मान के चलो रेंट पेड में चेंज आ गया, तो फिर उन 8 महीनों का एचआरए अलग, यहाँ पे 2 एचआरए की कंप्यूटेशन होगी। अगर इन चीज़ों में साल में 10 बार चेंज आता है तो एचआरए की कंप्यूटेशन 10 बार होगी अलग अलग। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्स है वो एम्प्लॉय है एक्स लिमिटेड के 30 नवंबर 2020 तक। एक बात बताओ मेरे को, इसमें तो सब कुछ ही चेंज हो रहा है। सैलरी 20 थी, 40 हो रही है, सैलरी चेंज हो गई। दिल्ली था, अमृतसर लोकेशन भी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एचआरए जो है वो 30 नवंबर तक का अलग निकलेगा और 1 दिसंबर के बाद जो है वो अलग निकलेगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। अब हमें निकालना है कितना एचआरए टैक्सेबल होगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो जब उन्होंने स्टे किया था, या फिर हम डेट ही डाल देते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 नवंबर 2020 तक। उसके बाद 1 दिसंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो पहला था वो था, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एचआरए रिसीव्ड। एचआरए रिसीव्ड कितना एचआरए रिसीव किया है? 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 नवंबर, कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हमारे पास बनते हैं 6-8 महीने। ठीक है, 8 महीने ये और 4 महीने ये। ठीक है, अब देखिए बेसिक सैलरी 20,000, उनको एचआरए कितना मिल रहा था? 8,000 रुपये पर मंथ। 8,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, 8,000 रुपये पर मंथ। 8,000 पर मंथ कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए, क्योंकि 8 महीने उनके पास काम किया तो 8 महीने एचआरए मिला होगा। उसके बाद वो नए एम्प्लॉयर के पास चले गए थे, इंटू 8, 64,000। तो यहाँ पे मिला है 64,000। ठीक है, उसके बाद उसे 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितना एचआरए मिला है? अब देखिए नए एम्प्लॉयर के पास उसे कितना मिला है। नए एम्प्लॉयर के पास उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 24,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, 24,000 रुपये पर मंथ। और कितने महीनों के लिए मिल रहा है ये मिल रहा है आपको 4 महीनों के लिए। तो 24,000 रुपये पर मंथ इंटू में क्या 4 महीने, तो ये आपका आएगा 96,000। तो ये हो जाएगा 96,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर मैं इनके लिए अलग अलग निकाल देते हैं। ठीक है, 1/4/2020 से 30 नवंबर 2020 तक क्या आएगा? ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो आपने रेंट कितना पे किया 1/4/2020 से 30 नवंबर 2020 तक? देखिए उन्होंने रेंट पे किया 11,600 रुपये पर मंथ। अभी यही कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट दिसंबर के बाद देखेंगे। 11,000 कितना? 11,600 रुपये पर मंथ। 11,600 रुपये पर मंथ इंटू में 12। ये 12 मैंने सही किया है? नहीं, ये 12 गलत है। 8 महीने, 11,600 रुपये, 11,600 इंटू में 8, तो 8 महीने के लिए उसने 92,800 रुपीज़ का रेंट वो दे चुका है जब वो दिल्ली में था 8 महीने। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का 10%, सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसे मिल रही थी बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीए मिल रहा है 30% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब इसका 30%, और जो डीए 30% मिल रहा है उसी में 60% फॉर्मिंग पार्ट है। कैसे? अब देखिए बेसिक मिल रहा है 20,000, इसका मिल रहा है 30% डीए, तो मैं कह सकता हूँ कि 20,000 का 30% 6,000 रुपीज़ का उसे मिल रहा है डीए, और इस 6,000 का भी 60% फॉर्मिंग पार्ट है, इसका 60%, इसमें बोल सकता हूँ 3,600।
ठीक है, 20,000 रुपये महीना का सैलरी है, उसका 30% डी ए, इसका 30% डी ए मिल रहा है, और जो डी ए मिल रहा है ना उसका भी 60% फॉर्मिंग पार्ट है। 20,000 सैलरी मिल रहा है, इसका 30% डी ए है, और इस डी ए का भी 60% हमारा फॉर्मिंग पार्ट है। और सैलरी में क्या आता है, एचआरए की बेसिक सैलरी, डी ए फॉर्मिंग पार्ट, और परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। और परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी कितनी बनी, 20,000 ये और 3,600 ये, तो सैलरी आएगी 23,600। ये आएगी 23,600 एक महीने की सैलरी है ये। तो 8 मंथ की कितनी होगी, 1,88,800, और इसका आएगा 10%, इसका 10%, तो ये निकल के आएगा 18,880। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18,880। तो अब 92,800 में से अगर हम 18,880 माइनस करें तो ये आएगा 73,920। ये नेगेटिव नहीं है, ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया, बड़ी वैल्यू में से तब आ गया 73,920। अब सिमिलरली अगर हम इसके लिए भी ऐसे ही कंप्यूट करें तो ये आ जाएगा 1/12/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अब इसके लिए कैसे आएगा, इसके लिए वही आएगा, रेंट पेड, कितना रेंट पे कर रहे हो देखते हैं क्वेश्चन में, और ये कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। देखते हैं रेंट पे कितना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 1 दिसंबर से उसने रेंट पे किया है 7,600 रुपीज पर मंथ। तो 7,600 रुपीज पर मंथ, और कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। तो ये आएगा 30,400 रेंट पेड। इसके बाद हो जाएगा, माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, तो इसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी अब 4 महीनों की कितनी आती है। अब देखिए, अब निकालेंगे 4 महीनों की सैलरी। तो सैलरी में आएगा, एक तो आएगा बेसिक, एक आएगा डीए फॉर्मिंग पार्ट, और ये 100% फॉर्मिंग पार्ट है तो ये डीए भी आएगा, और परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। क्या परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर दिया है, नहीं दिया तो उसे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा बेसिक सैलरी, बेसिक कितनी है 40,000 एंड 32,000 का डीए, और 100% फॉर्मिंग पार्ट है। तो 40,000 प्लस 32,000, तो ये बनेगा 72,000 रुपीज। तो जो सैलरी यहाँ पे आने वाली है वो आएगी 72,000, और कितने महीनों की, 4 महीनों की। तो ये 72,000 4 महीनों की, और इसका भी निकलेगा 10%, तो ये निकल जाएगा 28,800 रुपये। तो ये आ जाएगा 28,800 रुपये। तो 30,400 में से जब हम इसे माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,200 रुपीज़, तो ये आ जाएगी 1,200 रुपये। ठीक है, अब हमारी थर्ड जो लिमिट थी वो थी 40% और 50% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो हमारे पास आएगी 1/4/2020 से लेके 30 नवंबर 2020 तक। यहाँ तक वो रहा था दिल्ली में, यहाँ तक वो रहा दिल्ली में, तो इसका मतलब आएगा 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई होती है तो वहाँ पे आता है 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी निकली थी, देखिए उसकी सैलरी कितनी निकली थी 20,000 ये, और 23,600 निकली थी। तो 23,600 8 मंथ्स के लिए, तो 1,88,800, और इसका निकलेगा 50%, इसका 50% आएगा 94,400, 94,400। उसके बाद हमारे पास आएगी 1 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, यहाँ पे हमारी सैलरी कितनी थी, और यहाँ पे ये रहा था अमृतसर, अमृतसर, और अमृतसर के लिए हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई के लिए 50 और उसके अलावा कहीं हो रहा है तो 40। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास बेसिक सैलरी 40 थी और 32,000 100% फॉर्मिंग पार्ट, तो जो उसकी सैलरी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 40,000 प्लस 32,000। देखिए 40,000 प्लस 32,000 रुपीज इंटू में 12 नहीं, इंटू में 4, क्योंकि 4 महीनों की है, ये 4 महीनों की है।
4 महीनों की, ठीक है। इसका निकल के आएगा 40%, 40%, तो ये आएगा 1,15,200। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,15,000 तो 200 रुपये। तो इसमें से क्या हो जाएगा, लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्ट, तो इसमें से जो सबसे छोटा है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमें लिखते हैं लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जेम्प्ट, इनमें से जो भी छोटा है ऊपर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिए पहले केस में देखें तो 64,000, 73,920 और 94,400, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 64,000। तो यहाँ पे 64,000 रुपीज़ एग्जेम्प्ट हो गया। उसके बाद हम देखें यहाँ पे 1 दिसंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक 96,000, 1200 और 1,15,200, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1200, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1200। तो अब निकालना है हमें टैक्सेबल HRA, तो टैक्सेबल कितना होगा, इतना एग्जेम्प्ट है, तो हम लिखते हैं कि टोटल HRA रिसीव, टोटल उसे रिसीव कितना हुआ, टोटल रिसीव हुआ था ये रहा 64,000 और 96,000, तो हम लिखते हैं 64,000 और 96,000, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं A और इसे हम नाम दे देते हैं B, और हम लिखते हैं यहाँ पे टैक्सेबल HRA कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास B माइनस A, जितना रिसीव हुआ उसमें जितना एग्जेम्प्ट हो गया वो बाकी बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। तो 64,000 माइनस 64,000 नील, तो यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, जितना मिला था पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। और यहाँ पे 96,000 मिला था लेकिन 1,200 एग्जेम्प्ट हुआ, 96,000 इसमें से 1,200 रुपीज़ ही हमारे पास एग्जेम्प्ट हुआ, तो आएगा 94,800। तो हमारे पास जो HRA पूरे साल में जो टैक्सेबल होगा जो हमारी सैलरी में जुड़ेगा वो आएगा 94,800, ठीक है। $94,400 कैसे आ रहा है इसमें, और हमारा आ रहा है 94,800, 400 रुपीज़ का डिफरेंस। HRA रिसीव 24,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में इसने क्या लिया है, वेट अ सेकेंड, 40% ऑफ सैलरी 40,000 प्लस 32,000, बिल्कुल ठीक सैलरी हमारी यही थी। एग्जेम्प्ट HRA 400, टैक्सेबल 23,600 पर मंथ, तो 23,600 इंटू में किया 4, तो 94,400 रुपीज़ आ रहा है हमारा। इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हमें HRA मिला कितना था, हमें HRA मिला कितना था, और रेंट, हम रेंट कितना पे कर रहे थे पहले ये देखते हैं, रेंट कितना पे किया हमने, 7,600 पर मंथ, 7,600 पर मंथ इंटू 4, इसकी वजह से 30,400, बिल्कुल ठीक किया हुआ हमने। और सैलरी का 10%, 32,000 प्लस 40,000 इंटू में 4 एंड इसका 10%, ये भी हमने सही किया हुआ है। ओह सॉरी, ये 1,200 नहीं आएगा, ये सॉरी 1,600 आएगा, ये 1,600 आएगा, ये हमने मिस कर दिया पॉइंट, 1,600 आएगा, ये 1,600 आएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस जो है 1,600 आएगा, हमने बाय मिस्टेक 1,200 लिया था। तो आपका HRA 96,000 मिला था, इसमें से 1,600 रुपीज़ एग्जाम्प्ट हो गया, तो 94,400 रुपीज़ आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 94,400 आएगा। हमारी जो है कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1,600 करना था, 1,200 हमने बाय मिस्टेक किया था। हमारी वैल्यू आएगी 94,400 जो हमारी सैलरी में जुड़ेगी, ये देखिए 94,400, ये हमारा है HRA का कंसेप्ट। HRA में इस बुक्स में इतने ही क्वेश्चन दिए हैं, और जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे HRA के आपको और एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, अभी के लिए सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है HRA का, ठीक है। और आप जो है HRA के क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपके लिए HRA के क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ कौन से आपको करने हैं, वो आप कर लीजिएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एंटरटेनमेंट अलाउंस, पर पहले आप HRA के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, स्पेशल अलाउंस फॉर, ये सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं आपको HRA का कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप जो है सोल्व कीजिएगा, 100% आपसे सोल्व हो जाएंगे। वेट अ सेकेंड,
ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस विच शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम अंडर द हेड सैलरी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये आपको इंडिपेंडेंट केसेस दिए हैं और आपको देखना है इनमें से कितनी एचआरए आपकी जो है इनकम में जुड़ेगी। मतलब आपको निकालना है टैक्सेबल कितना है। बेसिक पे, डियरनेस पे, 10% ऑफ बेसिक, याद रखिए क्वेश्चन में दिया हुआ डियरनेस पे। डियरनेस पे कुछ नहीं होता, बेसिक सैलरी होती है और ये एचआरए के लिए पूरा जुड़ता है, ठीक है। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये देखिए कमीशन जो दिया हो वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया हुआ है। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है 5000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट कितना दिया है 4000 पर मंथ, और हाउस जो है आगरा में है, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो और ये कमीशन जो है ये उसमें आएगा सैलरी में, क्योंकि परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया है। ये इंडिपेंडेंट केसेस हैं। अगला केस कहता है बेसिक पे इतना है, डियरनेस अलाउंस दिया इस बार, डियरनेस अलाउंस 10% है, बेसिक पे का मतलब 30,000 का 10% है। हाउस रेंट अलाउंस जो है 5000 पर मंथ है, एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी 7000 पर मंथ है, हाउस जो है वो मथुरा में है। और थर्ड केस बोलता है बेसिक पे इतना है 20,000, डियरनेस अलाउंस 10% है, हाउस रेंट अलाउंस 2000 है, रेंट जो पे किया वो 5000 है और हाउस सिचुएटेड है दिल्ली में। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये इसके आंसर भी दिए हुए यहाँ पे नीचे, नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी हम कवर कर लेंगे। और एक हो सके तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी अच्छा है एचआरए के ऊपर। श्री राम जो रिसाइड करते हैं इलाहाबाद में, उनको ये एमोल्यूमेंट मिले प्रीवियस ईयर में, उनको एक्स लिमिटेड से, उनको जो एक्स लिमिटेड से मिले 6 मंथ्स की बेसिस पे, मतलब एक्स लिमिटेड के पास 6 महीने काम किया, वहाँ से बेसिक पे ले रहे थे 3000 रुपीज़ और डियरनेस पे ले रहे थे, जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे। डियरनेस पे दिया हुआ है वैसे भी क्वेश्चन में, ये सैलरी में 100% आएगा। डियरनेस पे दिया हुआ है 250 रुपीज़ पर मंथ, और हाउस रेंट अलाउंस जो दिया उसको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे रहे थे। फिर उन्होंने 4 महीने जो है 6 महीने के बाद वाई लिमिटेड के यहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पे उन्होंने 4 महीने काम किया और 4 महीने में 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं। डियरनेस अलाउंस ले रहे हैं बेसिक सैलरी का 25%, कमीशन ऑन सेल, ये कमीशन ऑन टर्नओवर है, ये 5% है, और सेल जो इफेक्ट किया वो 1 लाख है। इसका मतलब 1 लाख पे 5%, 5,000 रुपये कमीशन है ऑन टर्नओवर। और हाउस रेंट अलाउंस उसे दे रहे हैं 2500 रुपये पर मंथ। फिर उन्होंने 2 महीने जेड लिमिटेड के यहाँ काम किया, ये 12 मंथ हो गए, 6 और 4 10 और 2 12, हाँ पूरे साल 2 मंथ हमने जेड लिमिटेड के पास काम किया, 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे काम किया, डियरनेस अलाउंस 1000 रुपये पर मंथ मिल रहा था, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था 3000 पर मंथ, और ड्यूरिंग दिस पीरियड वो अपने ही घर में रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने ही घर में रहे। अगर वो अपने ही घर में रहे ना तो जो रेंट पेड है वो जीरो हो जाएगा, और अगर जीरो हो गया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जब आप करोगे तो जीरो माइनस अगर आप कुछ भी करोगे तो वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। तो यहाँ पे आपको एचआरए की कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो एचआरए मिल रहा है इस मंथ में वो पूरा टैक्सेबल होगा, जो 2 महीनों के लिए मिल रहा है। क्योंकि जब आप रेंट पे करोगे तो रेंट तो पे कर ही नहीं रहे, आप अपने घर में रह रहे हो, तो रेंट पेड हो जाएगा जीरो, और माइनस करेंगे जब आप 10% ऑफ सैलरी तो वैल्यू जाएगी नेगेटिव में, और वैल्यू जब नेगेटिव में जाती है तो उसे नेगेटिव में नहीं लिखते, उसे जीरो कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिटरमाइन करो, उसके सॉरी आगे भी है, इसके बाद ही पेड 3000 पर मंथ एज हाउस रेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल 3000 रुपये महीना के हिसाब से किराया दिया है, एक्सेप्ट फॉर 2 मंथ व्हेन ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस, पर 2 महीनों को छोड़ के जब वो अपने घर में रह रहे थे, ठीक है। मतलब ये 2 महीने की बात कर रहे हैं जब वो अपने घर में रह रहे थे, ये वाले 2 महीने। इसका मतलब उसने यहाँ पे रेंट पे किया, यहाँ पे रेंट पे किया है, लेकिन यहाँ पे रेंट नहीं किया, यहाँ पे वो अपने घर में रहे। अगर वो अपने घर में रहे, रेंट पे नहीं किया, तो फिर कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो इन 2 महीनों का जो एचआरए मिला पूरा टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब आपको डिडक्शन 6 महीने और 4 महीने इन दोनों के लिए निकालनी है। और यहाँ पे याद रखिए 6 महीनों के लिए कैलकुलेशन अलग होगी, 4 महीनों के लिए कैलकुलेशन अलग होगी, ठीक है। और डिटरमाइन करना आपको कितना हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल है, ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ये ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन और अगर आप करना चाहते हैं एचआरए पे, मिस्टर मोहन जो है कानपुर में रहते हैं, बेसिक सैलरी 2 लाख रुपीज़ है, डियरनेस पे भी 2 लाख रुपीज़ का है, हाउस रेंट अलाउंस से 1,50,000 रुपीज़ मिल रहा है। ये पर एनम है, याद रखना, ये पर एनम है, ये पर एनम है, 1.5 लाख रुपये पर एनम, और वो रेंट पे कर रहे हैं 1,80,000 पर एनम। आप बताओ कितना एचआरए चार्जेबल होगा टैक्स में। तो ये सारे आप क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया तो आपको एचआरए अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एचआरए को हमने इस वीडियो में कवर किया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो बचे हुए अलाउंसेज है उनको कवर करेंगे।
ठीक है, पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके दोस्त वगैरह हैं वो भी अगर CA CS CM में या फिर कोई BCom का कोर्स वगैरह कुछ करें तो बस शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।